नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम इजराइल द्वारा हुती विद्रोहियों पर हमले और बांग्लादेश में भ्रष्टाचार को विरोधियों के खिलाफ हथियार बनाने के मामले पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। जर्मनी में समय से पहले चुनाव की घोषणा, राष्ट्रपति ने की संसद भंग। चांसलर ओलाफ शोल्ज की गठबंधन सरकार के विश्वास मत हारने के बाद हुआ फैसला। दक्षिण कोरियाई संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू को महाभियोग चलाकर पद से हटाया। मतदान के दौरान सदन में भारी हंगामा। वित्त मंत्री चोई सांग मोक को मिली कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी। व्हाइट हाउस ने कहा, रूस के कुर्स्क में लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों की पिछले एक हफ्ते में 1000 से अधिक मौत या घायल। राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के लिए एक और सुरक्षा सहायता पैकेज को जल्द देंगे मंजूरी। कजाकिस्तान विमान हादसे पर नया खुलासा। अजरबैजान एयरलाइंस का दावा, कहा भारी भौतिक और तकनीकी हस्तक्षेप की वजह से हुआ हादसा। रूस ने कहा घने कोहरे और यूक्रेनी ड्रोन को लेकर जारी अलर्ट की वजह से विमान ने बदला रास्ता। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पश्चिम एशिया की ओर। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब इजराइल ने यमन के हुथियों को भी सबक सिखाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने यमन की राजधानी सना में कई सैन्य महत्व के ठिकानों पर हमले किए हैं। यह हमला हुती द्वारा इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद किया गया है। हुतियों के बढ़ते हमलों के बाद नेतन्याहू ने कहा था कि हुती भी वही सबक सीखेंगे जो हमास, हिजबुल्लाह, असद सरकार और अन्य लोगों ने सीखा है। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान प्रॉक्सी के बचे एकमात्र किले यमन के हुती समूह को जमींदोज करने के लिए इजराइल ने अब कमर कस ली है। गुरुवार को हुतियों के ठिकानों पर किए गए भीषण हमले से इजराइल के इरादों की झलक साफ मिलती है। इन हमलों में राजधानी सना के हवाई अड्डे, बिजली संयंत्र, बंदरगाह, शहर हुदैदा समेत दूसरे कई स्थानों को निशाना बनाया गया। हमले में हवाई अड्डे के कंट्रोल टावर के निष्क्रिय होने के बाद अब इसे बहाल कर दिया गया है। हमलों के कारण देश भर में आंशिक बिजली गुल हो जाने की भी बात कही जा रही है। इन हमलों में हुती समूह के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। युद्ध स्तर के इस हमले में बड़ी संख्या में विमानों का इस्तेमाल किया गया। यमन पर इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन को अमेरिका के साथ समन्वय में अंजाम दिया गया। इजराइल का दावा है कि जिन स्थानों को निशाना बनाया गया है उनका इस्तेमाल ईरानी हथियारों के हस्तांतरण या ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के स्वागत के लिए किया जाता था। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हम ईरान के आतंक के हाथ को काटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हमला हुती द्वारा इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के एक दिन बाद हुआ है। हुतियों के बढ़ते हमलों के बाद नेतन्याहू ने कहा था कि हुती भी वही सबक सीखेंगे जो हमास, हिजबुल्लाह और असद सरकार व अन्य लोगों ने सीखा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा है कि वे हमलों के दौरान हवाई अड्डे पर थे। वे संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों की रिहाई के लिए बातचीत करने के लिए यमन में थे, जिन्हें वहां हिरासत में लिया गया था। हुती समूह ने 2014 और 15 की शुरुआत में यमन की सत्ता पर कब्जा करने के बाद से देश के अधिकांश हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इजराइल हमास संघर्ष के बाद वे क्षेत्र में सैन्य रूप से अधिक सक्रिय हो गए हैं। यमन से काफी दूर इजराइल पर लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। इसके अलावा हुती लाल सागर में कमर्शियल जहाजों को भी निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि इन हमलों का मकसद गाजा में चल रहे संघर्ष में फिलिस्तीनियों का समर्थन करना है। हमलों के जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगी यमन में महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाते रहे हैं।
आइए इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीना सीकरी हमारे साथ जुड़ रही हैं। फॉर्मर हाई कमिश्नर हैं बांग्लादेश में भारत की, और साथ ही साथ विदेशी मामलों की जानकार हैं। वीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने हम यही रखेंगे कि हमास, हिजबुल्लाह और अब हुतियों के खिलाफ इजराइल ने मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ रणनीति इजराइल की है? बिल्कुल, ये कहा जाता है कि ये तीनों जो हैं संस्थाएं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तीनों, हुती, हिजबुल्लाह और हमास, और इनको ईरान की तरफ से सहायता बहुत मिलती है। और ये देखा जाए तो एक तरफ से ईरान और इजराइल के बीच में ये बड़ा संघर्ष चल रहा है। और हुतियों ने, जैसे आपने बताया है कि लाल सागर में उन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल शिप्स के ऊपर उन्होंने हमला किया है और काफ़ी नुकसान हुआ है, और इस वजह से काफ़ी देश परेशान हैं। अमेरिका की तरफ से भी पहले इस यमन पे अटैक्स होते रहे। तो अब जो है हिजबुल्लाह और हुती इजराइल हमास के लड़ाई में जुड़ गया है। हिजबुल्लाह तो बहुत ज़्यादा हुआ है, उनके साथ अब किसी तरीके से समझौता भी हुआ है, लेकिन हुती जो है वो अपने अटैक कर रहे हैं इजराइल के एयरपोर्ट पे, बेन गुरियन एयरपोर्ट के तेल अवीव में। और इजराइल की तरफ से कल परसों से बहुत ही सीरियस अटैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो यमन में है, हुतियों के कब्जे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे है। इसमें इट इज़ बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि वाइडनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट इसके बहुत आसार लग रहे हैं। लेकिन इस वक्त ईरान जरा चुप्पी में है, दे आर क्वाइट, उन पे बल्कि उनकी स्थिति भी काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जो उनके तीन ऑर्गेनाइजेशंस थे, हुती, हिजबुल्लाह, हमास, तीनों काफ़ी अटैक में आ गए हैं। और वो क्या करेंगे इसमें कोई अभी तक पता नहीं चल रहा है, लेकिन ज़रूर उम्मीद ये है कि ये सब अटैक्स जो हैं ये बंद हो जाएं और मिडिल ईस्ट में हमास और इजराइल के बीच भी समझौता हो जाए, जो हॉस्टेजेस हैं वो रिलीज़ हो जाएं, और जो स्थिति है वो सामान्य हो जाए। और इसके साथ साथ पैलेस्टीनियन का जो स्टेट है, जो टू स्टेट सोल्यूशन कहा जाता है मिडिल ईस्ट में, ये भी एक्चुअलाइज हो जाए, एक्चुअली इसमें भी समझौता हो जाए और पैलेस्टीन को अपना स्टेट विद इन अग्रीड बाउंड्रीज मिल जाए। तो ये तो हमारी उम्मीद है, ये तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इस बीच जो ये अटैक्स हो रहे हैं, जो वायलेंस बढ़ रहा है, हुती के अटैक्स इजराइल पे, और इजराइल के बहुत ज़्यादा बड़ा हमला यमन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनके वेपन स्टोरेज पे, सारे उनके जो स्पॉट्स थे वहाँ पे, उन पे, इससे बहुत ही गंभीर स्थिति हो सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी एक्सपेंशन के आसार ज़रूर हैं। वीना जी, अगर हम पश्चिम एशिया की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से इजराइल का संघर्ष चला, अभी हमास के साथ वहाँ पर संघर्ष चल रहा है, हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष चला, वो अभी वहाँ पर संघर्ष विराम चल रहा है, अब हुथियों के साथ वहाँ पर संघर्ष चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है ईरान इनको समर्थन देता है। पिछले दिनों हमने देखा कि ईरान और इजराइल भी आमने सामने आ गए थे कुछ मौक़ों पर, और अब ये जो हुथियों पर हमला है, इसके बाद आपको क्या लगता है, कहीं ये संघर्ष बढ़कर फिर ईरान और इजराइल के संघर्ष के रूप में तो नहीं आएगा? वैसे आ तो सकता है ज़रूर, और ईरान ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन इस वक्त ईरान की तरफ से कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं आए। शायद उनका कंसर्न जो है कि उनके सारे तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट कर रहे थे, उनकी स्थिति अभी बहुत नाजुक हो गई है। हमास पहले से बहुत कमज़ोर है, हुतीज़ पे अटैक हो रहा है, हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ये कैसे प्ले आउट करता है वो भी देखा जाएगा दिनों में। और सीरिया में भी देखा है कि इजराइल ने अपने ट्रूप्स को आगे, वेपन्स को आगे ले लिए हैं सीरियन टेरिटरी पे। तो उम्मीद एक तरफ से थी कि पूरा सीज फायर हो, गाज़ा में हमास के साथ भी एग्रीमेंट हो, लेकिन दूसरी तरफ से वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो ईरान की तरफ से कोई अटैक वो प्लान कर रहे हैं, रिटेलिएशन प्लान कर रहे हैं, इसका डर, इसकी सोच, इसके ख्याल सबके मन में है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं और उनके प्लान्स क्या है, वो क्या करना चाहेंगे अब इजराइल के खिलाफ। एक सवाल ये आता है कि पश्चिम एशिया में शांति हो, और शांति के लिए ज़रूरी है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग वहाँ पर
चले, हालांकि चल भी रहे हैं कुछ स्तर पर, लेकिन कोई ऐसा, अगर अब हिजबुल्लाह के साथ जो संघर्ष विराम हुआ है उसके अलावा अगर हम हमास की बात करें या हूथी की बात करें तो कोई ऐसा परिणाम निकलकर सामने नहीं आ रहा है। क्या कुछ इसके कारण है? जो हमास के साथ तो कई बार ऐसे कहा, बस हो ही रहा है। कई बार ऐसे खबरें आई हैं वहां से कि इजिप्ट में मीटिंग्स हो रही हैं और ये प्रपोजल है, वो अन्य किस्म के प्रपोजल बताए जा रहे हैं सीज फायर के लिए, एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस के लिए, इन सब चीज़ों में लेकिन ये जो न्यूज़ खबरें आती रही हैं उसमें कोई फाइनलिटी नहीं आई है, उनमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया और हमेशा अंतिम मौके में जाके पीछे हट जाते हैं सब लोग और जो अटैक्स हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं और लॉस ऑफ लाइफ इन गाजा वो भी कंटिन्यू हो रहा है। तो वाकई ये स्थिति किसी वक्त भी फ्लेयर अप हो सकती है। ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति हो सकती है किसी वक्त भी। लेकिन हर बार जैसे आपने कहा, डिप्लोमेसी और डायलॉग की उम्मीद तो रखनी ही चाहिए और डिप्लोमेसी और डायलॉग पे जोर हमेशा ही रहना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था यूक्रेन और रशिया के बीच में, दिस इज नॉट इरा ऑफ वॉर, ये लड़ाई का इरा नहीं है। ये किसी भी हालत में संघर्ष को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल किसी की भी तरह से संघर्ष विराम होना ही चाहिए। लेकिन होते होते हमास के साथ बातें रह रही हैं, हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम हुआ है लेकिन नाजुक सा है। अब उम्मीद है कि ये लास्ट करेगा लेकिन उसमें कुछ पता नहीं है। अब ये हूथी की तरफ से शुरू हो गया है कि उन्होंने वीना जी यहीं पर एक अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आपने जिक्र किया भारत वो देश है जिसने डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने की, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत के अलावा अगर अन्य बड़े देशों को हम देखें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ज़्यादा उसका प्रेशर है नहीं डायलॉग और डिप्लोमेसी और पीस पर। वहाँ पर क्या कुछ आप कहेंगे? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ज़रूर कहा है, 20 जनवरी को उनका इनॉग्रेशन है, उनके सेकंड टर्म का इनॉग्रेशन है। उन्होंने ज़रूर कहा है कि इजराइल हमास के झगड़े के मामले में और यूक्रेन रशिया में भी ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और उनके पहले दूसरे दिन दफ्तर में जब वो आएंगे, इनॉग्रेशन उनका होगा, तो इन पे वो अपना ख्याल करेंगे। और अब से ही कई हफ्तों से हम सुन रहे हैं कि कुछ उनकी बातचीत हो रही है सबके साथ और ज़रूर वो अभी तक उनकी तरफ से ये उम्मीद दिलाया जा रहा है कि उनकी जो प्रायोरिटी है इन दो कॉन्फ्लिक्ट के लिए वो अभी तक है और कुछ ना कुछ हल जनवरी के महीने में ही निकलेगा। ऐसे पूरी तरह की उम्मीद है, लेकिन होगा कि नहीं ये तो देखने वाली बात है। वीना जी आप हमारे साथ बने रहिए, एक और विषय है जिस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना के शासन के अंत
और अंतरिम सरकार के गठन के बाद अब देश में विपक्ष को कमजोर करने की बड़ी साजिश हो रही है। इसका एक उदाहरण रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े कथित भ्रष्टाचार में हसीना परिवार के नाम को लाना है। वहीं इन मामलों में रूसी और ब्रिटिश व्यक्तियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ जिस तरह से जांच और मुकदमों की ढेर लगा दी है, उसे बदले की भावना के साथ साथ किसी बड़ी साजिश की भी बू आ रही है। हाल में जिस तरह से उन्हें और उनके परिवार को रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े कथित भ्रष्टाचार में घसीटने की कोशिश हुई और फिर रूस का शेख हसीना के पक्ष में डट जाना, ये साफ करता है कि यूनुस प्रशासन किसी और के इशारे पर कहीं और निशाना साध रहा है। रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटॉम ने कहा है कि बांग्लादेश भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को लेकर $5 अरब के कथित भ्रष्टाचार के आरोप इस परियोजना को कलंकित करने का प्रयास है। रोसाटॉम ने कहा कि करीब $12.65 अरब की परियोजना पूरी तरह से पारदर्शी है और वो अदालत में इस मामले का बचाव करने के लिए तैयार हैं। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने अपनी प्रारंभिक जांच में निर्माणाधीन परियोजना में लगभग $5 अरब की अनियमितता होने का दावा किया था। आयोग ने शेख हसीना, बेटे सजीब वाजेद और भांजी और ब्रिटेन के राजस्व मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी पर मलेशिया के अपतटीय बैंक खातों के जरिए $5 अरब के गबन का आरोप लगाया है। मामले के सामने आने के बाद ब्रिटेन के कैबिनेट कार्यालय की कमेटी ने ट्यूलिप सिद्दीकी से पूछताछ की। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस संबंध में ट्यूलिप सिद्दीकी को पूर्ण समर्थन दिया। निर्माणाधीन ये परियोजना ढाका से 160 किलोमीटर दूर स्थित है। परियोजना को लेकर रूस और बांग्लादेश के बीच 2015 में समझौता हुआ। 17 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। परियोजना की पहली इकाई के 2025 में पूरी होने की उम्मीद है। परियोजना के पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण ये परियोजना काफी सुर्खियों में रही, लेकिन रूस ने हर हाल में इसे पूरा करने का भरोसा दिया। एक समझौते के तहत 2018 में भारत भी इस परियोजना से जुड़ गया। बहरहाल सवाल उठने लगे हैं कि हसीना के बहाने अपने आकाओं के इशारे पर यूनुस कहीं अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं या फिर तीसरी ताकतों के दबाव में अपने दो मित्र देशों के साथ संबंधों को ताक पर रखना चाह रहे हैं। वीना सीकरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फॉर्मर हाई कमिश्नर रही हुई हैं भारत की बांग्लादेश में। वीना जी, आपका काफ़ी महत्वपूर्ण अनुभव रहा है बांग्लादेश का। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये रूपपुर प्रोजेक्ट, एटॉमिक जो प्रोजेक्ट है, उसमें अब जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है, उसको लेकर के शेख हसीना, उनके परिवार, यहाँ तक कि रूस और ब्रिटेन, इनको भी एक्टिव होना पड़ रहा है। इसको जरा हमारे दर्शकों को समझाइएगा। ये जो रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना है, ये बड़ी फायदेमंद परियोजना है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में ऊर्जा की बहुत ही सख्त कमी रही है। और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुरू से, जब से 2009 में जब वो जुड़े थे दूसरी बार प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, तो उन्होंने तब से कहा था कि मैं ये जो ऊर्जा की कमी है उससे ये मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है कि मैं ऊर्जा की कमी को दूर करना चाहती हूँ। तो भारत के साथ भी उन्होंने बहुत सारी ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स किए, बड़े पॉजिटिव रहे। आपने सुना होगा कि अदानी एनर्जी का प्रोजेक्ट है, फिर दूसरा प्रोजेक्ट भी है भारत में फ्रेंडशिप एनर्जी प्रोजेक्ट, थर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट। और इस तरीके से प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की जो ऊर्जा की कमी थी उसे ठीक करने की कोशिश की। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट उनकी डिस्कशंस रूस के साथ हो रही थी, वो जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में सिविलियन एनर्जी प्रोडक्शन बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। और हमारे देश में भी, हमारे साथ भी कुरानकुलम प्रोजेक्ट रूस के साथ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कोऑपरेशन है। और बांग्लादेश ने भी इसे 2015 में जैसे फाइनल कर लिया था और इसका कंस्ट्रक्शन अब शुरू हो गया है। और क्योंकि हमारी कोऑपरेशन रूस के साथ आगे थी इस सेक्टर में, न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के सेक्टर में, तो हमारी भी कोऑपरेशन बांग्लादेश के साथ जुड़ गई। लेकिन अब जब मोहम्मद यूनुस की सरकार, तो मैं नहीं कहूँगी अंतिम
अंतरिम एडमिनिस्ट्रेशन या अंतरिम रिजीम है, उन्होंने हर एक तरीके से ये दिखाना चाहा कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की बहुत सारी गलतियां, उन्होंने मर्डर तक के चार्जेस उनके खिलाफ लगाए हैं और बिना किसी प्रूफ में उनको कहा है कि आप ये मर्डर के चार्जेस हैं, और हमारे सामने भारत की सरकार के सामने एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भी पेश कर दिया है थ्रू अ नोट बवाल। कभी ऐसे होता तो नहीं है कि नोट बवाल के थ्रू एक्सट्रेडिशन हो जाए। और अब उन्होंने ये कहा है, ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है कि जो रूस के साथ कोऑपरेशन हुई है उसमें घोटाला है, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनके बेटे और उनकी नीस, उनकी बहन शेख रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीकी जो कीर स्टारमर की सरकार में मंत्री हैं, उनके नाम लेके ये कहा है कि उन्होंने किया है। लेकिन रूस ने इस बात को बहुत जोरों से इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि हम लीगल तरीके से भी इसे डिफेंड करने को तैयार हैं। और हमने देखा है कि रूस के साथ अक्सर जो बायलैटरल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें तो बहुत कम ही ऐसे कुछ ऐसे संभावना होती है, ऐसे संभावना ही नहीं होती कि इसमें कुछ घोटाला का मामला हो। तो इसलिए लगता है तो ऐसे ही है कि यूएस के अंतरिम रिजीम यही कोशिश कर रही है कि शेख हसीना के खिलाफ इतने ज्यादा केसेस करें कि जो इलेक्शन। वीना जी क्योंकि यहाँ पर रूस शामिल है और जिस तरह का अभी अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो है और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे एक पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो लगभग आप और हम जानते हैं क्या उसके पीछे था। तो कहीं ना कहीं एक और शेख हसीना को फंसाने की साजिश तो है ही है, उससे आगे बढ़कर भी ये कुछ हो सकता है क्या? नहीं, साजिश इसलिए है क्योंकि वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि शेख हसीना और उनकी अवामी लीग पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा ना लें। और कहने का मतलब ही यही है, एक्सट्रेडिशन का जो रिक्वेस्ट करने उसका सबका मतलब यही है, क्योंकि अब पूरे अपने देश में भी, बांग्लादेश में भी लोगों का दबाव यही बढ़ रहा है। अन्य पॉलिटिकल पार्टी बीएनपी हैं और अवामी लीग हैं, सब कह रहे हैं कि आप अब ये हालत बहुत ही बुरी है बांग्लादेश में, अब इलेक्शंस कराइए। और ये कह रहे हैं कि पहले अच्छा था, आगे भालो छिलो। तो ये जो बात है कि ये साजिश इसलिए की जा रही है कि शेख हसीना इतनी बदनाम हो, और उनके जो कोर्ट्स हैं, आप देखिए उनके जो कोर्ट्स भी हैं, जुडिशरी भी है, ये एक किस्म के बिल्कुल एक नई जुडिशरी उन्होंने बनाई है। क्योंकि पहले जो लीगली अपॉइंटेड जजेस थे उनको ज़बरदस्ती रिज़ाइन कराया गया, बिल्कुल घेराव करके, मोबोक्रेसी जैसे स्टूडेंट्स आ गए, उनको घेर लिया और कहा कि आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, और उनके जगह में नए नए लोगों को ले आए। अंतरिम रिजीम का ये काम है ही नहीं, ना तो जुडिशरी को बदल सकते हैं, ना तो नए लोगों को ला सकते हैं। अब ये चाह रहे हैं कि इसी नई जुडिशरी के सामने ऐसे केसेस ले आए जिसमें शेख हसीना बहुत ही उनका नाम बदनाम हो जाए, उनको कहा जाए कि आप इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, और इलेक्शन हों भी तो इनकी पार्टी को वोट्स ना मिले। ये सब साजिशें हैं, और मुझे तो लगता है कि ये साजिश तो बिल्कुल पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये इतना उन्होंने अपना सबकी बदनामी ऐसे फैला रहे हैं कि कोई भी उन पर अब विश्वास नहीं कर रहा है। मुझे तो यही लग रहा है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया वीना जी, आपने इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त हो गया है कि हम आपको आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएं। आपको हम आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ छोड़ के जाते हैं, और इसी के साथ आप हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। दक्षिण कोरिया के सांसदों ने 2 हफ्ते के भीतर दूसरे राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा दिया है। राष्ट्रपति हान डुक सू को यून सुक योल के हटने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। हान डुक सू दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री भी थे। मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने हान पर यून के फैसलों में शामिल होने और बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यून के खिलाफ जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है। अब हान की जगह वित्त मंत्री चोई सांग मूक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। ताज़ा मामले में इजरायली सेना ने गाजा के कमाल अडवान अस्पताल में दबिश दी है। इजरायली सेना का कहना है कि यहां से हमास के आतंकी अपनी गतिविधियां चलाते हैं। वहीं हमास शासित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजराइल पर मरीजों पर हमला करने का आरोप लगाया है। तो इजराइल का दावा है कि आम लोगों को अस्पताल से पहले ही हटाया जा चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पहले की तरह जारी है।
ताज़ा हमलों में रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के चासिवेयार, जापोरेस और निकोपोल शहरों पर हमला किया है और पूर्वी यूक्रेन में हिहान गांव पर कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के रोस्तोव क्षेत्र में उसकी एयरफोर्स ने रूसी सैन्य ढांचे पर हमला किया है और रात भर में 20 रूसी ड्रोन को मार गिराया है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर ने शुक्रवार को चांसलर ओलाफ शोल्ज के गठबंधन शासन के पतन के मद्देनजर संसद को भंग करने और 23 फरवरी को नए चुनाव कराने का आदेश दिया। ओलाफ शोल्ज ने 16 दिसंबर को विश्वास मत खो दिया था। 6 नवंबर को गठबंधन के टूटने के बाद अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने जर्मनी की स्थिर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के तरीके पर विवाद के बीच वित्त मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। भारत में ऑटो इंडस्ट्री को नई दिशा देने वाले ओसामो सुजुकी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर को लिम्फोमा के कारण उनका निधन हो गया था। माली में पश्चिम अफ्रीका से स्पेन जा रही एक नाव के मोरक्को के पास पलट जाने से कम 59 लोगों की मौत हो गई है। माली के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नाव में लगभग 80 लोग सवार थे। नाव पिछले सप्ताह पलट गई थी, लेकिन मंत्रालय ने गुरुवार को घटना की पुष्टि की है। कजाकिस्तान विमान हादसे में एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल अजरबैजान एयरलाइंस की तरफ से जारी ताज़ा बयान में कहा गया है कि हादसा बाहरी भौतिक और तकनीकी हस्तक्षेप की वजह से हुआ। वहीं रूस ने भी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि घने कोहरे और यूक्रेनी ड्रोन को लेकर जारी अलर्ट की वजह से विमान ने रास्ता बदला था।